केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर संसद में एक बिल पेश किया है। उसे लेकर तमाम तरह की बातें शुरू हो गई हैं। विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है और कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। बात करते हैं समाजवादी पार्टी से विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल जी से। मैम, जो बिल पेश किया गया है संसद में, उसको किस तरह से देखती हैं? अब तो महिलाओं को आरक्षण देने की बात सरकार कर रही है। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले इस बात को समझा जाए कि उच्च वर्ग की महिलाओं के कंपैरिजन में जो इस देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, उनकी स्थितियां 75 साल की आज़ादी के बाद भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और ऐसे में यदि ये सरकार इस महिला आरक्षण में विधि सम्मत ये सुनिश्चित कर देती है कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी महिलाओं की भागीदारी किस प्रतिशत में होगी, तब तो ये बिल स्वागत योग्य है। अन्यथा ये भी जो है अन्य चीज़ों की तरह सिर्फ एक चुनावी शोशाबाजी ही साबित हो रहा है और होगा भी। जैसा कि अगर आपको याद हो तो चुनाव से पहले 15 लाख रुपए आएंगे, 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, आय दुगनी होगी, ये तमाम बातें कही गई थी। और चुनाव जीतने के बाद, सत्ता पे काबिज़ होने के बाद ये सब चुनावी जुमले हो गए। तो आज मुझे एक बात याद आ रही है, बोलते हैं कि ताश की गड्डी में हर पत्ता एक महत्वपूर्ण पत्ता होता है, लेकिन उसमें जो जैक होता है वो जोकर कहलाता है। और भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में, ताश की गड्डी में, ये महिला रिजर्वेशन बिल भी जो है ये जोकर का ही काम करेगा। इसके अलावा आप इसको और कुछ नहीं मान रही सिवाय ये जोकर का काम करेगा? आपने बताया कि ताश की गड्डी में जोकर के पत्ते के समान है ये। तो ये तो कह रहे हैं कि महिलाओं को विधानसभा में चुनाव लड़ने को मिलेगा, 33% महिलाओं को जो है वो आरक्षण मिलेगा, लोकसभा में आरक्षण मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग घूम के बैकवर्ड, दलित और पिछड़ों पर क्यों आ जाते हैं? देखिए, जिनकी स्थितियां खराब हैं उन्हीं को तो अवसर देने की बात है ये रिजर्वेशन। तो अगर स्थितियां दलित की खराब है, पिछड़ों की खराब है, आदिवासी महिलाओं की खराब है, तो रिजर्वेशन में उनकी भागीदारी तो सुनिश्चित होनी चाहिए ना। सरकार अपना पक्ष इस बात पे साफ क्यों नहीं कर रही? क्योंकि होगा ऐसे ही कि चुनावी शोशाबाजी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस बिल के माध्यम से एक जाति विशेष की महिलाओं को ही भर लिया जाएगा। जैसे गरीबी आरक्षण के नाम पर आरक्षण के मुद्दे को और उसकी गंभीरता को डाइल्यूट किया जा रहा है। तो क्या सामान्य वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आपका ये कहने का मतलब है? देखिए, मैंने ये बोला कि जो 33% का रिजर्वेशन है उसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का कितना प्रतिशत होगा वो बता दें। उनके प्रतिशत के बाद जो प्रतिशत बचेगा वो सामान्य वर्ग की महिलाओं को ही तो मिलेगा। तो हमने उनका आरक्षण काटने की बात कहाँ कही? हमने तो इन जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कही है। महिला आरक्षण ज़रूरी है कि बैकवर्ड आरक्षण ज़रूरी है, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि महिला आरक्षण बेहद ज़रूरी है क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की है। बैकवर्ड की आबादी महिलाओं की आबादी से कहीं ना कहीं जो है वो बराबर होगी या उससे कम होगी। तो आप लोग बैकवर्ड आरक्षण की, पीडीए की बात कर रहे हैं, महिलाओं को जब आरक्षण दिया जा रहा है तो आप लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि महिला आरक्षण की बात हो रही है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और आज़ादी से लेके आज़ादी के बाद, ये 75 साल की आज़ादी के बाद भी इस देश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी योग्यता साबित ना की हो। लेकिन अगर आज इस मुद्दे को उठाया जा रहा है तो सबसे पहले इस बात की बात होनी चाहिए कि दबे कुचले हैं कौन, कौन हैं जो मुख्य धारा से अलग हैं। तो अगर वो अलग दलित और आदिवासी और पिछड़ा है तो सबसे पहले उनके हक और अधिकारों की बात होनी चाहिए ना। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि आज नहीं हो पा रहा है, कल समय आएगा, कल करेंगे, लेकिन ये चीज़ें होंगी। पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा, दलितों को आरक्षण मिलेगा। आप लोग एक इल्ज़ाम और लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये लोग जो है वो आरक्षण छीन रहे हैं। ये कहाँ से लेके आए, ये कहाँ तक सच है? देखिए, अगर आरक्षण जो जिस बात की बात हो रही है, अगर उस आरक्षण में दलित और पिछड़ों की और आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तो मैंने ये भी कहा कि महिला आरक्षण के नाम पे एक जाति विशेष की महिलाओं को भर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर वही होगा कि जो अगड़े हैं वो आगे और बढ़ जाएंगे और जिनको मिलना चाहिए वो पीछे छूट जाएंगे। तो अगर आप सुनिश्चित कर देंगे कि 33 में से 20 वही होंगे, तो वो 20 को तो अवसर मिला ना आगे बढ़ने का। सिर्फ बात इतनी सी है।
क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, आप लोग तमाम तरह के मुद्दे भी उठाते रहते हैं कि जैसे कि अभी तमाम मुद्दे चल रहे थे, पिछड़ों का, अगड़ों का मुद्दा चल रहा था, पीडीए भी बनाया तो उसमें सामान्य वर्ग कहीं है नहीं आपके गठबंधन ने। तो महिलाओं को या आप लोग इतना अपर कास्ट को लेकर जो है वो किनारा कशी क्यों करना चाहते हैं? राजनीतिक लोग हैं तो सबको लेकर चलना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, आप लोग सिर्फ पीडीए की बात कर रहे हैं। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बहुत अच्छा नारा है, लेकिन अगर ज़मीनी तौर पे ये उतरता हुआ नज़र आए तो 27% आरक्षण कब लागू हुआ था? लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में जाके देख लीजिए, क्या 27% के हिसाब से ओबीसी की भर्ती सुनिश्चित की गई है? बहुत अधिक इतिहास के पन्ने मत पलटिए। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या हुआ? आज छात्र उसी 27% के कोटा को कोट करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 1.5 साल का वक्त हो गया है, वो मर रहे हैं या जी रहे हैं, सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। तो आप आरक्षण पे आरक्षण तो लागू कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो हर योजना में, जो हर विभाग में, जो सड़क से लेके सदन तक होना चाहिए और जिसके लिए ये है, अगर उस समाज को लाभ नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप छलावा ही तो कर रहे हैं, और आप तो हैं ही धोखा देने में नंबर 1। कहाँ पे धोखा दे दिया आप? नंबर वन आपने कहा धोखेबाज हैं, नंबर वन है, तो कहाँ पे धोखा दिया गया? कहाँ धोखा नहीं दिया गया। आप 2014 का चुनाव जब लड़ रहे थे, आपने इस देश के नौजवान से वादा किया था कि सरकार में आते ही 1 करोड़ नौजवान को रोज़गार मिलेगा। मिला क्या? आपने वादा किया था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएंगे। आए क्या? आपने वादा किया था किसानों की आय दुगनी होगी। हुई क्या? जो वादे आपने किए थे उस पे कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जो आपने वादा नहीं किया था उन पे सब पे आप चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे एक वो मैंने मूवी देखी थी, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी मूवी थी, उसमें अक्षय कुमार जी का डायलॉग था कि जो मैं कहता हूँ वो तो मैं बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जो मैं नहीं कहता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ। तो मोदी सरकार जो है वही तो कर रही है, जो कहते हैं वो नहीं करते। और जो नहीं कहते हैं वो ज़रूर करते हैं। सनातन को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है, राजनीति मची हुई है, प्रधानमंत्री तक को इसमें दखल देना पड़ा, बोलना पड़ा। मुख्यमंत्री कह रहे थे सनातन को मिटाने के लिए बाबर आया, औरंगज़ेब आया, सनातन नहीं मिटा, बाकी सब लोग मिट गए। और इसी तरह से अब कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका, सनातन को लेके। देखिए, अगर आप उसको विरोध की तरह देखेंगे तो विरोध नज़र आएगा। हमारी पार्टी की तरफ से पहले भी ये बयान गया कि हम विरोध की भाषा में बात नहीं करते, हम इस भाषा में बात करते हैं कि ये हमारे दिल की पीड़ा के रूप में लिया जा सकता है। हमारा शोषण हुआ है तो अपनी पीड़ा को हम बयां ज़रूर करेंगे, और अगर बयां करेंगे तो आप उसको चाहे तो विरोध के स्वर में ले लीजिए और चाहे पीड़ा बखान के रूप में ले लीजिए। आप ग्लास को आधा भरा देखते हैं या आधा खाली देखते हैं, ये दृष्टिकोण का अंतर है। नहीं तो सनातन को लेकर आप लोग तो जो है वो ये कह रहे हैं कि हिंदू हैं सब लोग, सभी लोगों को जो है वो हिंदू की बात करनी चाहिए, लेकिन आप लोग इसमें विरोध करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो हिंदू है ही नहीं, कोई कह रहा है कि कोड़ है, कोई कुछ कह रहा है, अलग अलग तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं इनको देखा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं और सनातन पे आके पूरी राजनीति रुकी जा रही है। देखिए, भारत देश जो है, इंडिया, उसकी पहचान पूरे विश्व के पटल पर अगर किसी वजह से होती है तो वो होती है गौतम बुद्ध के यहाँ पर जन्म होने से। उनकी देशनाओं ने इस पूरे विश्व को अलौकिक किया, और अगर बुद्ध और किसी और की लड़ाई होगी तो बाकी लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो सबसे पुराना अगर कोई है तो बुद्ध है, और वही सत्य है। सनातन से भी पुराना बुद्ध है। किसको मानते हैं आप? पहचान जो आपको दे रहा है वो बुद्ध है। नहीं तो ये तो क्लियर कर दीजिए, क्या सनातन पुराना है या बुद्ध पुराना नहीं, है? देखिए, मैंने बोल दिया कि अगर बुद्ध और मंदिर की लड़ाई में आप जाएंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। एक सवाल और था, अब नई विधानसभा के निर्माण की बात चल रही है कि नई विधानसभा का निर्माण किया जाएगा। पुरानी विधानसभा जो है वो कहीं ना कहीं किसी मायनों में खरी नहीं उतर पा रही है अब अपने मानकों पे। शायद यही वजह है कि नई विधानसभा की ज़रूरत पड़ रही उत्तर प्रदेश को। 403 विधायक हैं यहाँ पर, तो जाहिर है कि नए नई तरह की बातें आ रही हैं। और आप लोगों का क्या मत है, क्योंकि आप भी विधायक हैं, क्या नई विधानसभा बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा जो वर्तमान में हमारे पास है वो उत्तर प्रदेश की धरोहर है, और उसमें अभी विगत कुछ दिनों में ही बहुत से नवीन प्रकार के बदलाव किए गए हैं,
और अगर हम नई विधानसभा की कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं तो मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। हालांकि ये सरकार का और खुद विधानसभा का निर्णय होगा किस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो धरोहर हमारे पास है उसको जितने लंबे वक्त तक हम अपने साथ रख सकें बहुत बेहतर होगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना पल्लवी पटेल जी को, उन्होंने तमाम बातें कहीं और महिला आरक्षण को लेकर कहा कि जो महिला आरक्षण लागू किया गया है उसमें पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण एक सुनिश्चित करना चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं वो किसी एक वर्ग की न रहें, उसमें भी पिछड़ी महिलाओं को, दलित महिलाओं को आरक्षण मिले ताकि उनका हक उनको मिल सके। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।